नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विधि जुडिशियल एकेडमी में। मेरा नाम है विजेंद्र वर्मा एंड आई एम द डायरेक्टर फाउंडर ऑफ द विधि जुडिशियल एकेडमी। We provide coaching for the judicial services exams, and through this video we are trying to reach out to you to provide you full professional exam oriented coaching for the judicial services, and that is free of cost. इन क्लासेस में जो वीडियोस हम आपको प्रोवाइड करेंगे, वी आर गोइंग टू प्रोवाइड यू द एंटायर फाउंडेशन कोर्स इंक्लूडिंग ऑल द बुक्स, इंक्लूडिंग all the details whether it is required for the prelims or mains or for the guidance for the interview. मीन्स इन वीडियोस को आपने सिर्फ इतना करना है, सीक्वेंस में देखना है, प्लेलिस्ट को अच्छी तरीके से देखना है। सब्जेक्ट वाइज मिल जाएंगे आपको, सीपीसी, कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्ट्रैक्ट, बीएनएस, बीएनएसएस, इन सब की प्लेलिस्ट आपको सीक्वेंस में मिलेगी। इन प्लेलिस्ट को देख करके आपने यू हैव टू टेक द कोचिंग फ्रॉम द स्क्रैच। फर्स्ट वीडियो से लेके लास्ट वीडियो तक आपने करना है। उन्हीं वीडियोस में आपको गाइड किया गया है कि किस तरीके से आप किसी को कोई सा पर्टिकुलर प्रोविजन, सेक्शन, सब सेक्शन उसको प्रीलिम्स के लिए पढ़ना है क्या, मेंस के लिए पढ़ना है क्या, और उसके किस तरीके से नोट्स करने चाहिए, कैसे आपको रिवीजन करना चाहिए। इन्हीं वीडियोस में डिटेल में गाइडेंस आपको मिलेगी। तो प्लीज आपसे ये रिक्वेस्ट है, आप ये ना समझें कि यूट्यूब में फ्री में दिया गया है तो फिर ऐसे ही होगा। ये वो प्रोफेशनल कोर्स है जिसके लिए हम लोग अच्छी खासी हाई फीस लेते आए हैं स्टूडेंट से, लेकिन एक टाइम आता है इंसान को समाज के लिए भी करना चाहिए, और उसी इंटेंशन के साथ में वी आर प्रोवाइडिंग यू द एंटायर कोर्स फ्री थ्रू द यूट्यूब चैनल विधि जुडिशियल एकेडमी। तो प्लीज हर वीडियो की जो थंबनेल है उसको देख करके आपको आइडिया लग जाएगा कि इसका सब्जेक्ट क्या होने वाला है। कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिनको एक लेक्चर में कवर नहीं किया सकता, तो उसमें लेक्चर नंबर 1, 2, 3 सीक्वेंस से मिलेगा। प्लीज उस तरीके से देख लीजिएगा, और नोट्स आपको अपडेटेड मिलेंगे, उसके लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। नोट्स का जो लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। एंड थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। तो वी हैव बीन स्टडीइंग द सेक्शन 11, दैट इज व्हाट द कॉन्सेप्ट ऑफ रेस जुडिकेटा। एक पार्ट हम लोग उसका पढ़ चुके हैं, अब हमने आगे बढ़ना है उसमें। तो बेसिकली टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा, एंड इन द एंटायर सीपीसी res judicata itself is the most technical concept. Within that the concept of constructive res judicata, ये उससे भी ज़्यादा टेक्निकल माना जाता है। तो मेरी एफर्ट्स यही हैं कि आपको जो कॉन्सेप्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आपके सामने आए, और अच्छी तरीके से कहाँ से क्वेश्चंस आएंगे वो आपको समझ में आ जाए। थोड़ा आप लोग भी कोशिश करना, क्योंकि लैंग्वेज पार्ट थोड़ा मैटर करता है, इसमें कर लेंगे आप लोग। तो बिफोर स्टार्टिंग दिस आई विल स्टार्ट अगेन विद द सेक्शन 11 की। सेक्शन 11 की आपकी लैंग्वेज है क्या, देखिए क्या है इसमें। नो कोर्ट शैल ट्राई एनी सूट और इशू। हिंदी में ही पढ़ूंगा आज मैं आपके सामने ना, दैट विल बेटर फॉर यू। कोई भी न्यायालय किसी ऐसे वाद या विवादक का विचारण नहीं करेगा। इसको सूट को बोलते हैं वाद, और इसको बोलते हैं विवादक। हाँ, सूट वाद और विवादक का विचारण नहीं करेगा। किसका? इन विच द मैटर डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू हैज बीन डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू इन द फॉर्मर सूट। तो मैंने भी हाफ पार्ट है आपका, ये हाफ पार्ट 11 का। इसकी हिंदी पढ़ता हूँ आपके लिए, मेरा देखना। कोई भी न्यायालय किसी ऐसे वाद या विवादक का विचारण नहीं करेगा जिसमें प्रत्यक्षता यानी कि डायरेक्टली, और सारता यानी कि सब्सटेंशियली विवाद विषय उसी हक के अधीन मुकदमा करने वाले उन्हीं पक्षकारों के बीच या ऐसे पक्षकारों के बीच जिनमें व्युत्पन्न अधिकार के अधीन वे या उनमें से कोई दावा करते हैं। किसी पूर्ववर्ती वाद में भी ऐसे न्यायालय में प्रत्यक्षता और सारता विवाद रहा है। तो ये आपको समझ में नहीं आया होगा, मैंने रीड किया, आप लोगों को रीड करना चाहिए इसमें। तो इन एसेंस है क्या कि फॉर द एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन 11 matter directly and substantially in issue in the present suit should have been in issue directly and substantially in the former suit। यानी कि ये दो सूट हुए, एक हुआ सब्सिक्वेंट सूट और पहला हुआ फॉर्मर सूट। इन दोनों ही सूट्स में जो मैटर डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू था, यानी कि हिंदी में बोलते हैं उसको प्रत्यक्षता और सारता, जो विवाद में था। आम भाषा में बोल सकते हैं कि जो डायरेक्टली डिस्प्यूट में था, जो डायरेक्टली डिस्प्यूट में मैटर था वो फॉर्मर सूट में और सब्सिक्वेंटली सूट में वो सेम होना चाहिए, अदरवाइज रेस जुडिकेटा अप्लाई उस पर नहीं होगा। ठीक है, तो ये बात आ गई यहाँ पर। ये
इससे पहले क्लास में हम लोगों ने ये डिटेल में पढ़ लिया है, मैटर डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू का मीनिंग क्या है, ये हम सब लोग पढ़ चुके हैं. नाउ वी आर कमिंग टू एक्सप्लेनेशन 4 ऑन दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा. उसमें आपको समझने की जरूरत है इसमें. अब ये है क्या? देखिए है क्या, समझिए इसको. व्हाट इज आवर रिक्वायरमेंट? आवर रिक्वायरमेंट फॉर द एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन 11 इज व्हाट? द मैटर मस्ट बी डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू इन द फॉर्मर सूट. दिस इज द रिक्वायरमेंट फॉर द एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन 11. तो हाउ इट इज पॉसिबल? इट इज पॉसिबल इन टू वेज. नाउ दैट मैटर मे बी इन इशू इधर एक्चुअली और कंस्ट्रक्टिवली. ये दो तरीके से हो सकता है कि या तो वो एक्चुअली में हो ही इशू में, या फिर सेकेंडली किस तरीके से हो सकता है? कंस्ट्रक्टिवली इशू हो सकता है. तो उसमें जो एक्सप्रेशन थर्ड है, दैट इज डीलिंग विद द सिचुएशन व्हेन द मैटर इज एक्चुअली इन इशू, एंड एक्सप्लेनेशन फोर्थ इज डीलिंग विद द मैटर्स व्हेन वी से दैट द मैटर वाज कंस्ट्रक्टिवली इन इशू. तो दीज एक्सप्लेनेशंस, एक्सप्लेनेशन थर्ड एंड एक्सप्लेनेशन फोर्थ, these two explanations should be read together. ये हम लोग पढ़ चुके हैं एक्सप्लेनेशन थर्ड पहले भी. ये क्या है? इसमें क्या था पढ़ लीजिए. देखिए एक्सप्लेनेशन थर्ड में क्या था कि the matter referred to must be in former suit have been alleged by one party and either denied or admitted expressly or impliedly by the other. When can we say कि matter उस समय एक्चुअल में इशू था कि when one party is alleging and other party is either denying or admitting it, तब हम कहेंगे it was actually in issue. ये हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. Now I am coming to the part of constructive res judicata. When can we say that matter directly and substantially in issue was constructively in issue in the former suit? हम ऐसा कब कह सकते हैं? And for that purpose you will have to go read the explanation fourth of this section 11. And before jumping into the language, you please see the questions. In question say 99.9%, 99.99% you will not see the questions beyond what I am discussing here. प्रीलिम्स में इससे आगे आपको संभावना बिल्कुल नहीं है. इतना क्वेश्चन क्या डालिए, क्वेश्चंस हो जाएंगे. 1 घंटे की जो क्लास होगी वो केवल आपके कॉन्सेप्ट बिल्डअप करने के लिए होगी. प्रीलिम्स में क्वेश्चन करना हो तो 2 मिनट की क्लास कीजिए, वो चले जाइए. दिस इज ओनली व्हाट. पहला क्वेश्चन क्या आएगा? रूल ऑफ कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा इज कंटेन्ड इन एक्सप्लेनेशन डैश ऑफ सेक्शन 11 दैट इज फोर्थ. 90% सेम क्वेश्चन विल बी आस्क्ड यू इन योर इन एनी एग्जाम. घुमा करके इन द अदर वेज अगेन, which of the following explanations of section 11 deals with the this? Again explanation fourth. Third way, rule of constructive res judicata is nothing else but a rule of estoppel. ये concept पर आ गया, I will discuss it. And again, rule of constructive res judicata is contained expressly in the CPC. So these are the 4 kind of questions based on the concept of constructive res judicata, and I am again saying on record 99.99% you will see no question beyond this. They are usually asking which is the exact provision, that is explanation fourth. तो आपको केवल एक्सप्लेनेशन 4 भी याद रह जाएगा, आपका काम हो जाएगा. बाकी आएंगे आपके कॉन्सेप्ट से कि कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा का मतलब क्या है. अगर डीजीएस में, हरियाणा में वो कुछ पूछने लग जाएंगे तो शायद वो वहाँ से पूछेंगे. अदरवाइज आई हैव सीन दी क्वेश्चंस लगभग सभी का, all of the states. I did not get the questions beyond that. These are the questions which have been asked in your judiciary. So कितना छोटा है. तो 1 मिनट हो गया, प्रीलिम्स क्वालिफाई जा सकते हैं आप लोग कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा के लिए. अब कॉन्सेप्ट के लिए, मेंस के लिए बैठना है तो आप बैठे रह सकते हैं. उससे पढ़ लेते हैं हम लोग क्या है. Say this is what explanation fourth. And again please write down, this topic is very important for your mains, and if this topic becomes important for your mains, then you should learn its language verbatim, at least of this explanation. What I am saying,
यू शुड लर्न द लैंग्वेज ऑफ एक्सप्लेनेशन फोर्थ वर्बेटम। ट्राई कीजिए मैक्सिमम करने की, बिकॉज अदरवाइज यू मे स्किप सम इंपॉर्टेंट फ्रेजेस हेयर। हर फ्रेज का इंपॉर्टेंट है, इसलिए कोशिश कीजिए मेंस में लिखना होगा इसको। यू विल हैव टू राइट इट इन मेंस, सो बेटर यू लर्न इट, better you learn it. See what is the language now. Any matter which might and ought to have been made ground of defense or attack in such former suit. हिंदी में पढ़ता हूँ आपके लिए, वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे किसी भी विषय के बारे में जो ऐसे पूर्ववर्ती वाद में प्रतिरक्षा या आक्रमण का आधार बनाया जा सकता था। प्रतिरक्षा या आक्रमण का आधार बनाया जा सकता था। आप बात समझ रहे हैं? दिस इज, मैं दोबारा पढ़ रहा हूं, समझिए। जो प्रतिरक्षा या आक्रमण का आधार बनाया जा सकता था और बनाया जाना चाहिए था। दो बातें, बनाया जा सकता था एंड बनाया जाना चाहिए था। दोनों बातें हिंदी में समझ में आ रहे हैं आप लोग? आप इंग्लिश में समझ लीजिए। एनी मैटर यानी कि कोई भी विषय, विच माइट एंड ऑट टू हैव बीन मेड ग्राउंड ऑफ डिफेंस और अटैक। डिफेंस मीन्स प्रतिरक्षा, अटैक मीन्स आक्रमण। तो जो बनाया जाना चाहिए था, बनाया जा सकता था, यानी माइट एंड ऑट, ऐसे मामले की बात हम कर रहे हैं। shall be deemed to have been a matter directly and substantially in issue in such. It means if there is any matter, it means if there is a matter which comes into that category, means what category? Which might and ought to have been made ground, but you did not make that ground. वो उस विषय को, उस इशू को आप रेज कर सकते थे एज योर डिफेंस और अटैक, बट यू डिड नॉट रेज दैट। तो इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट दैट यू डिड नॉट रेज दैट, है ना, डिस्पाइट द फैक्ट कि आपने उस इशू को रेज नहीं किया, यू शैल बी डीम्ड टू हैव रेज्ड दैट इशू इन दैट फॉर्मर सूट। दैट मैटर शैल बी डीम्ड टू हैव बीन ए मैटर डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू। ये मान लिया जाएगा कि आपने उस फॉर्मर सूट में उस इशू को रेज किया था और वो डिसाइड भी हो गया। इट मीन्स यू विल नॉट बी परमिटेड टू रेज दैट मैटर इन सब्सिक्वेंट सूट, सेइंग दैट कि आई कुड नॉट रेज अर्लियर। आपने पहले क्यों नहीं रेज किया? दिस इज द ओनली। ऐसे एग्जाम्पल मान लीजिए, आपसे रिलेट कराता हूं मैं कि कोई स्टूडेंट है, वो क्लास में नहीं आया। देयर इज ए स्टूडेंट हु डिड नॉट ज्वाइन द क्लासेस एंड फ्यू टॉपिक्स हैव बीन टॉट इन दिस क्लास, है ना। नाउ आफ्टर फ्यू डेज व्हेन द सिलेबस ऑफ एंटायर बैच इज कंप्लीट, ही और शी रेजेज एन ऑब्जेक्शन कि आई डिड नॉट डू दैट टॉपिक। गॉट इट और नॉट? तो व्हाट विधि विल से कि यू शैल बी डीम्ड टू हैव अटेंडेड दैट क्लास। यू शुड हैव, यू माइट एंड यू ऑट टू अटेंड द क्लासेस। आप क्लास अटेंड कर सकते थे और क्लास की जानी चाहिए थी। अब आपने क्योंकि क्लास नहीं की, तो ऐसा माना जाएगा हमारे एंड पर कि आपने क्लासेस अटेंड कर ली। आप बात समझ आ गई आपको? नहीं रिलेट कर पा रहे हो? ये ज़्यादा आसान होगा समझना सब लोगों को। तो वो जो डीम्ड टू हैव जो वाला एलिमेंट आ गया, तो आपने क्लास अटेंड नहीं की है, लेकिन ये आपकी लायबिलिटी कंस्ट्रक्ट की जा रही है कि आपने वो क्लासेस, मान लिया जाएगा कि आपने तो क्लास कर ली, भले ही आपने एक्चुअली में की हैं या नहीं की हैं। एक स्टूडेंट है, उसने क्लासेस की हैं, तो वो इस कैटेगरी में आ गया। देखिए, एक्चुअली में one student actually attended the classes, this is, and other did not attend, but he might have attended and he ought to have attended वाली कैटेगरी में आ गया। therefore he shall be deemed to have attended the classes। it means उसकी liability कौन सी हो गई? constructive liability हो गई। तो this is the difference between actually in issue और constructively in issue। प्लीज रेज हैंड अगर ये बात समझ में आ गई हो। तो ये बेस है, मतलब ये कंस्ट्रक्टिव रेज जुडिकेटा का
एक बेस बना दिया मैंने आप लोगों के लिए। अब इसमें और जो टेक्निकल इश्यूज हैं, लैंग्वेज वाइज पार्ट है, उसको हम लोग एक बार ढंग से देख लेते हैं। आई होप कि समझाना नहीं पड़ेगा बहुत ज़्यादा, अब केवल एक रीडिंग वाला फैक्टर रह जाएगा। प्लीज सी दिस लाइक दिस। So here there are two words, might and ought. So you should see this like this. The expression might and ought are of wide important. कि ये जो शब्द हैं might and ought, and please this is might and, this is not or, this is what? And. So what do you mean by the might? Might, the word might presupposes the party affected had knowledge of the ground of attack or defense. जब मैं हिंदी पढ़ता हूँ उसको, हिंदी में क्या है कि पूर्ववर्तीवाद में प्रतिरक्षा या आक्रमण का आधार बनाया जा सकता था, बनाया जा सकता था। ये हम कब कहेंगे बनाया जा सकता था? might have been the ground of defense or attack when you had the knowledge of that. आपको नॉलेज रही होगी। माइट का मतलब ये हुआ कि यू हैड द नॉलेज ऑफ दिस इशू बट यू डिड नॉट इट। आई एक्सप्लेन दिस विद द इलस्ट्रेशन। यू सी दिस इलस्ट्रेशन। सी ए सूज बी फॉर possession of property on the basis of ownership. What? A sues B for the possession of property. B is in the possession of property. I am A, I am suing you on the basis of ownership कि I am the owner of this property and I should be in possession, तो you hand over the possession of this property to me. तो A sues B, I A, you are B, I am suing you for the possession of property. And what is the basis? On the basis of ownership. The suit is dismissed. I could not prove my title. I could not prove my title. Therefore my suit is now dismissed. Got it? Now A cannot thereafter claim possession of property as a mortgagee. As a mortgagee means you are the mortgager and I am the mortgagee. So what if I want to say in subsequent suit कि I gave you loan and therefore you mortgage property to me. You did not pay my loan. Therefore this property belongs to me now. एंड नाउ यू शुड हैंड ओवर द पोजेशन ऑफ दिस प्रॉपर्टी टू मी। नहीं आई बात समझ में? देखिए मोर्टगेजर और मोर्टगेजी का कॉन्सेप्ट क्या है? मोर्टगेजर ये है कि इफ़ यू वांट लोन, यू आर इन द नीड ऑफ मनी, देन यू गो टू सम मनी लेंडर एंड देन यू मोर्टगेज योर प्रॉपर्टी एंड सीक सम लोन। सपोज यू टेक 10 lakh rupees and mortgaged your property for securing that loan कि in case I could not repay your loan I will this is your property। then आपने अपनी जो संपत्ति है, जो आपकी जो प्रॉपर्टी है, वो आपने किसी व्यक्ति के पास, साहूकार के पास गिरवी रख दी, ये कह के कि आपने जो मुझे 10 लाख रुपए दिए हैं, अगर मैं आपको 10 लाख रुपए नहीं लौटा पाया तो फिर ये प्रॉपर्टी आपकी हो जाएगी। तो जो लोन दे रहा है, जिसके पास प्रॉपर्टी गिरवी रखी है, वो हो गया मोर्टगेजी। द मनी लेंडर विल बी व्हाट? मोर्टगेजी, है ना। और जो लोन ले रहा है, द पर्सन हु इज मोर्टगेजिंग, ही इज कॉल्ड मोर्टगेजर। गॉट इट नाउ? नाउ इफ द लोन इज नॉट रिपेड, अगर वो लोन वापस नहीं किया जाता है, देन इट इज द राइट ऑफ द मोर्टगेजी। जो साहूकार है, जो लोन देने वाला है, उसका अधिकार है कि वो उस संपत्ति पर अपना कब्जा दिखाए कि ये संपत्ति मेरे कब्जे में आने चाहिए। देन मोर्टगेजी कैन सीक द possession. Got it or not? In case the loan is not repaid, so this is the right of mortgagee to get the possession of the property if the loan is not repaid. So this is the situation here. Now please see this slide, this case in this slide. A sues B for possession of the property on the basis of ownership. Who is in the possession? B. B is in the possession. I am the A. I am saying I am the owner of this property and you hand over the possession of this property to me, but my suit is dismissed. Now I want to bring subsequent suit. I am seeking possession of property as a mortgagee. What I am saying now? I am not the owner.
I am mortgagee, I have given you loan which you did not pay, therefore hand over the possession of property to me. Please raise hand अगर ये बात समझ में आ गई हो तो. Now there are two issues now. First suit was on the basis of ownership and the second suit is on the basis of right of mortgagee. Now A cannot, as per this explanation 4, A cannot thereafter claim possession of property as mortgagee, as that ground, which ground? Ground of being mortgagee ought to have been taken in the previous suit. इस ग्राउंड को आपने पहले ही सूट में लेना चाहिए था, जो कि आपने नहीं ली, तो इट शैल बी डीम्ड. तो ये जो ग्राउंड ऑफ बीइंग मॉर्गेजी है, इसको आप रिलेट कीजिए इससे. माइट प्रीसपोजेस यू हैड द नॉलेज ऑफ द ग्राउंड, इट वाज योर इन नॉलेज दैट यू आर ए मॉर्गेजी. माइट presupposes the party affected means here B, A, whose case is dismissed earlier, he is the party affected. He who is bringing second suit, he is the party affected. He had knowledge of the ground of attack or defense. You had the knowledge that you are a mortgagee. आई बात समझ नहीं आई. And second party is what? Ought compels the party to take such ground. It means you had the knowledge that you are a mortgagee, then you ought to take such ground. It was your duty to take that ground of being mortgagee in the former suit, which you did not. बात समझ में आ गई नहीं आ गई? तो अब आपको ये समझ में आएगा कि might and ought का मतलब क्या हुआ. तो here point to be noted here is what? This is कंजक्टिव एंड इट इज नॉट डिसजंक्टिव. और नहीं है यहाँ पर. माइट और ऑट नहीं है. माइट एंड ऑट मीन्स यू हैड द नॉलेज एंड यू शुड हैव ब्रॉट दैट ग्राउंड ऑफ अटैक और डिफेंस इन योर सूट अर्लियर. तो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द वर्ड्स फ्रेज माइट एंड ऑट. आई होप इट इज वेरी क्लियर टू यू नाउ. So if you don't prove that, you don't bring your case into the category of might and ought, there is no constructive res judicata. You will have to prove that this ground comes into the category might and ought. ये इसकी नॉलेज में था और इनको ये ग्राउंड लेकर के आनी चाहिए थी. हाँ, come to this topic now. See this question. A matter can be raised to be constructively in issue when it is might and ought to have been an issue. This is the question of your prelims in this. This is the next question of your prelims, possible question. So basically in simplified words you can say like this: any matter which might and ought to have been made a ground of defense or attack but which has not been made a ground, then that matter shall be deemed to have been matter in issue. ये मान लिया जाएगा कि वो इशू में था ही था. Now what is the principle behind this? ऐसा है क्यों, कर क्यों रहे हैं हम ऐसा, है कि नहीं है कि मान लिया जाना चाहिए. क्यों मान लिया जाना चाहिए? Because there is a principle, सिद्धांत है उसके पीछे. वो क्या है? That where the parties have had an opportunity of controverting a matter. जब पार्टीज के पास, पक्षकारों के पास ये एक अवसर था कि किसी भी विषय पर को वो कंट्रोवर्ट कर सकते थे. कंट्रोवर्ट करने का मतलब ये हुआ वो उसको अपनी ग्राउंड ऑफ डिफेंस और अटैक बना सकते थे. आपके पास एक अवसर था, अपॉर्चुनिटी थी आपके पास. यू हैव दिस अपॉर्चुनिटी टू कंट्रोवर्ट एनी मैटर, देन दैट मैटर शुड बी टेकन टू बी द सेम थिंग. इफ द मैटर हैड बीन एज इफ द मैटर हैड बीन एक्चुअली कंट्रोवर्टेड एंड डिसाइडेड, मीन्स कि ये सिद्धांत बना इसमें कि अगर द बेस इज व्हाट, वेदर यू हैव द अपॉर्चुनिटी और नॉट. अगर उस मुद्दे को, उस विषय को, उस मैटर को रेज करने का आपके पास अवसर था, यू हैड एन अपॉर्चुनिटी बट यू डिड नॉट अवेल दैट, तो इट विल बी कंसिडर्ड कि एक्चुअली में आपने उसे कंट्रोवर्ट किया और वो डिसाइड भी हो गया वो. Meaning thereby you will not be permitted. Why? Because the objective is to what? कि we want to compel the plaintiff or defendant to take all grounds of attack or defense
in one suit. It should not be you are bringing one suit on one ground, you are bringing second suit on some other ground, you are bringing third suit on, otherwise it will be an endless process. So there should be a full stop somewhere. In fact, you can say it is the basic purpose is to avoid the multiplicity of the suits. Multiple litigations को avoid करना है, multiplicity of suits को avoid करना है. Therefore, it is very important कि कहीं ना कहीं full stop लगे इसमें हो. सही है. देखा यही जाएगा कि whether you had opportunity or not. So all the grounds of attack and defense must be taken in this suit, and you see this. Now you can see the जो मैंने अभी केस डिस्कस किया आपसे उसी पर ही क्वेश्चन बन गया प्रीलिम्स का. यू कैन सी क्वेश्चंस इन योर प्रीलिम्स on the basis of given problems like this. A sues B for possession of property on the basis of ownership. The suit is dismissed. Therefore, thereafter A claimed the possession of property as mortgagee. Suit is dismissed. So whether this order is legal, illegal, proper, improper. Order is legal. So I discussed with you the illustration, and on that basis you can see the questions in your prelims, and same question can be in your mains as well. अगर इसी क्वेश्चन को, इसी प्रॉब्लम को वो दे देंगे आपके उसमें और आपसे ये कहेंगे डिस्कस whether the suit is whether the order is legal or illegal. You will have to decide. Then you will have to explain all the concept of constructive res judicata, and then apply that law on the factual matrix and then decide it. So same question in your prelims, same question in your mains exams. कर लेंगे आप लोग. अब आपको अक्सर ऐसा लगता होगा लोग फेल क्यों होते हैं इतना. फिर तो देखिए, वो जो फेल होते हैं उनसे जाके पूछो कि पढ़ने का तरीका क्या है. अगर आपने पढ़ने का वो तरीका अडॉप्ट किया जो इन वीडियोस में समझाया गया है, 101% आप ऑफिसर हो गए और मिनिमम टाइम में हो गए आप लोग. बस आपको कहीं और कोचिंग करने की जरूरत नहीं है. बिलीव मी, ना विधि जुडिशियल एकेडमी में भी नोट्स आपको एडमिशन लेने की जरूरत नहीं है. आप इन वीडियो से जज बन सकते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा. जस्ट कीप लर्निंग. एंड अगर हो सकता हो, बहुत दिक्कत नहीं हो, तो प्लीज लाइक भी कर दीजिए, कमेंट भी कर दीजिए और इन वीडियोस को शेयर भी कर दीजिए. हो सकता है आपके हाथ से किसका भला हो जाए, है कि नहीं है. ओके, बाय बाय एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.